विद्यार्थियों में डॉक्टर पद्मा मीना, गवर्नमेंट कॉलेज कोटपुतली, एसोसिएट प्रोफेसर। जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र विचारधारा को किस तरह से परिभाषित किया गया है, लोकतंत्र का अर्थ और परिभाषाओं का मैंने आपको पिछले व्याख्यान में विवेचन किया था। अब मैं आपको लोकतंत्र संबंधी कौन कौन से सिद्धांत और दृष्टिकोण प्रचलित है। तो विद्यार्थियों, लोकतंत्र के संबंध में 5 तरह के सिद्धांत प्रचलित है। पहला है लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत, दूसरा लोकतंत्र का बहुलवादी सिद्धांत, तीसरा लोकतंत्र का विशिष्ट अभिजन वर्गीय सिद्धांत और चौथा है लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और पांचवा है लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत। अब सबसे पहले हम लोकतंत्र संबंधी विभिन्न सिद्धांतों का विवेचन करेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत क्या है और इसका दृष्टिकोण क्या है, इस पर आज का मेरा व्याख्यान आधारित रहेगा। तो जो लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत है वो पश्चिमी सिद्धांत अथवा लोकतंत्र का लोकप्रिय सिद्धांत के नाम से भी हम उसको जानते हैं। हॉब्स, लॉक, रूसो, बेंथम, जे.एस. मिल, टी.एच. ग्रीन, मॉन्टेस्क्यू, अब्राहम लिंकन, जेफरसन, हर्बर्ट स्पेंसर आदि ने लोकतंत्र के परंपरागत सिद्धांत का विवेचन प्रस्तुत किया। तो लोकतंत्र का परंपरागत सिद्धांत की जो आधारभूत मान्यता और लक्षण वह हैं कि इसके अनुसार व्यक्ति क्या है, एक बुद्धिमान प्राणी है। अतः जब व्यक्ति बुद्धिमान प्राणी है तो वो अपना हित अहित समझने की शक्ति रखता है और सभी व्यक्ति इस सिद्धांत के अनुसार मूलतः समान है। और शासन का गठन उदारवादी लोकतांत्रिक संविधानवाद के अनुसार होना चाहिए, अर्थात शासन कैसा होना चाहिए, सीमित शासन होना चाहिए, ना कि निरंकुश शासन होना चाहिए। और सरकार और जो शासन उसकी शक्ति का आधार जनता की इच्छा होती है। अतः सरकार राजनीतिक सत्ता की मात्र न्यासी है, जिसे हम ट्रस्ट कह सकते हैं, वो होती है। और शासन का संचालन जनता द्वारा होता है और शासन के संचालन और गठन में बहुमत के सिद्धांत का पालन किया जाना चाहिए और शासन को जनता के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए और शासन का उद्देश्य व्यक्ति का हित अर्थात व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास होना चाहिए और व्यक्ति को नागरिक स्वतंत्रता और अधिकार प्राप्त होने चाहिए और इनकी रक्षा के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की स्थापना की जानी चाहिए। तो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत या परंपरा उदारवादी सिद्धांत इन सिद्धांतों या दृष्टिकोण पर आधारित है। लेकिन लोकतंत्र के इस उदारवादी सिद्धांत की भी आलोचना की गई है। वो कौन कौन से आधार है विद्यार्थियों, जिसके आधार पर लोकतंत्र के उदारवादी सिद्धांत की आलोचना की जाती है। ये माना जाता है कि व्यक्ति मूलतः बुद्धिमान प्राणी नहीं है, बल्कि व्यक्ति भावना और मूल आवेशों से चलने वाला प्राणी है। सभी व्यक्ति समान नहीं होते हैं, इसलिए लोकतंत्र का सिद्धांत व्यक्तियों की राजनीतिक समानता पर अत्यधिक जोर देता है, जबकि व्यक्तियों के बीच इस प्रकार की कोई समानता नहीं पाई जाती है। और जनता द्वारा शासन के संचालन का सिद्धांत हानिकारक माना गया। इससे लोकतंत्र भीड़तंत्र में बदल जाता है और व्यवहार में लोकतंत्र का संचालन विशिष्ट वर्ग या अभिजन वर्ग के द्वारा किया जाता है और लोकतंत्र का यह सिद्धांत इस तथ्य की उपेक्षा करता है। तो यह माना जाता है कि ये सिद्धांत मूल्यों और आदर्शों पर अधिक बल देता है और इस प्रकार राजनीतिक जीवन की वास्तविकताओं पर समुचित ध्यान नहीं देता है। तो ये तो विद्यार्थी लोकतंत्र का परंपरागत उदारवादी सिद्धांत। दूसरा सिद्धांत है लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक है H.J. लॉस्की, अर्नेस्ट बार्कर, मिस वॉलेट, G.D.H. कोल, डिग्बी आदि ने लोकतंत्र के बहुलतावादी सिद्धांत का विवेचन प्रस्तुत किया है। तो लोकतंत्र का बहुलतावादी सिद्धांत, इसकी मुख्य मान्यताएं निम्नलिखित है। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र का आधार व्यक्ति नहीं है, अपितु समाज में व्याप्त विभिन्न समुदाय और समूह हैं और समुदाय और समूहों का निर्माण व्यक्तियों के विभिन्न हितों की पूर्ति के लिए किया जाता है और इस रूप में व्यक्तियों के विभिन्न हितों का प्रतिनिधित्व भी करते हैं और विभिन्न समुदाय और समूह अपने से संबंधित व्यक्तियों के हितों की पूर्ति के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। इससे अनेक लाभ होते हैं। इन विभिन्न समुदाय आदियों के माध्यम से व्यक्ति तथा सरकार एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और ये विभिन्न समुदाय आदि सरकार को निरंकुश होने से रोकते हैं और एक व्यक्ति एक समय में विभिन्न समुदाय और समूह का सदस्य होता है और इस प्रकार इनके माध्यम से उसके विभिन्न हितों की पूर्ति होती है और उपरोक्त प्रक्रिया के कारण उसकी स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहती है। लोकतंत्र का
बहुलवादी सिद्धांत इस तथ्य पर बल देता है कि राज्य की शक्ति सीमित होनी चाहिए, और इस दृष्टि से सिद्धांत निम्नलिखित बातों पर बल देता है। ये राज्य की प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत का विरोध करता है और इसके स्थान पर प्रभुसत्ता के बहुलतावादी सिद्धांत को प्रस्तुत करता है, और शासन के नीति निर्माण से प्रभावित होने वाले समुदाय और समूह से विचार विमर्श किया जाना चाहिए। वस्तुतः सिद्धांत समुदाय और समूहों के माध्यम से राजनीति में व्यक्ति की भागीदारी पर बल देता है, लेकिन इस सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है। ये माना जाता है कि यह सिद्धांत व्यक्ति की तुलना में समूह और समुदाय को अधिक महत्व देता है, और इस सिद्धांत के समर्थकों में राजनीतिक समुदाय और अन्य समुदायों की पारस्परिक स्थिति के बारे में मतभेद है, इसलिए सिद्धांत अनिश्चित और भ्रमपूर्ण है। तीसरा है लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत और दृष्टिकोण। तो लोकतंत्र के सिद्धांत की संपूर्ण विचारधारा का केंद्र अभिजन वर्ग को माना गया है, और इस सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले प्रमुख विचारक रॉबर्ट मिचेल्स, मॉस्का, परेटो, सी राइट मिल्स। जैसा कि रॉबर्ट मिचेल्स एक जर्मन विचारक है और उसने विचार को द पॉलिटिकल पार्टीज़ में प्रस्तुत किया है। जो इटालवी लेख विद्वान है मॉस्का, उसने अपने विचार द रूलिंग क्लास में प्रस्तुत किए हैं, और लोकतंत्र के सिद्धांत की मान्यताओं का ये सिद्धांत लोकतंत्र के जो परंपरा उदारवादी सिद्धांत है उसकी मान्यताओं को विरोध करता है, जिसके अनुसार मानता है कि लोकतंत्र जनता का शासन नहीं है और लोकतंत्र का अर्थ बहुमत का शासन है वास्तव में। तो लोकतंत्र के अभिजन वर्गीय सिद्धांत की मूल मान्यताएं हैं कि शासन का रूप कुछ भी हो, वास्तव में शासन की सत्ता एक ऐसे अल्पसंख्यक वर्ग में निहित होती है जो समाज का अभिजन वर्ग होता है, और ये तथ्य शासन प्रणाली लोकतंत्र पर भी लागू होता है। और लोकतंत्र का अर्थ जनता का शासन समझना अनुचित है, क्योंकि व्यवहार में जनता द्वारा शासन संभव ही नहीं है। इस सिद्धांत के अनुसार लोकतंत्र में जनता की मुख्य भूमिका यही हो सकती है कि वे शासन के इसके द्वारा शासन करने वाले अभिजन वर्ग का चुनाव करें। और ये सिद्धांत बताता है कि लोकतंत्र जनता का शासन नहीं है, किंतु जनता के लिए शासन अवश्य होता है, और इस सिद्धांत के अनुसार अभिजन वर्ग का दायित्व है कि वह जनहित में शासन करे। और तो लोकतंत्र के विशिष्ट वर्गीय सिद्धांत की भी आलोचना की जाती है कि ये माना जाता है कि सिद्धांत लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र व्यक्ति को एक बौद्धिक प्राणी मानता है, लेकिन लोकतंत्र का अभिजन वर्गीय सिद्धांत सामान्य व्यक्तियों को एक ऐसा बौद्धिक प्राणी मानता है जो भावना और मूल प्रवृत्तियों से संचालित होता है, और ये व्यक्ति की समानता के स्थान पर असमानता का समर्थन करता है। ये सिद्धांत मानता है कि व्यक्ति स्वतंत्रता को अधिक महत्व नहीं देते, वह स्वतंत्रता की तुलना में सुरक्षा को महत्वपूर्ण मानते हैं। और सिद्धांत लोकतंत्र में नेतृत्व के सिद्धांत पर अधिक बल देता है, और इस प्रकार संपूर्ण राजनीतिक समाज को नेता और अनुयायी नामक दो वर्गों में बांट देता है। और ये माना जाता है कि अपनी मूल प्रकृति से सैद्धांतिक नहीं है, लोकतांत्रिक नहीं है, क्योंकि वर्ग विशेष का समर्थन करता है, क्योंकि इस सिद्धांत के अनुसार अभिजन वर्ग को शासन करने का अधिकार है, और इस वर्ग को इस सिद्धांत के समर्थकों ने विभिन्न नाम भी दिए, जैसे राजनीतिक वर्ग, शासन करने वाला विशिष्ट वर्ग और शक्तियुक्त विशिष्ट वर्ग। और कोई भी शासक अपने हितों को प्रधानता देता है, अतः इस बात की हम कतई इस बात की उम्मीद नहीं कर सकते कि शासक अभिजन वर्ग जनता के लिए शासन की नीति का पालन करेगा। और साथ ही साथ ये सिद्धांत प्रभुसत्ता के एकत्ववादी सिद्धांत के साथ ही शासक वर्ग की संगठित शक्ति में विश्वास करता है, जिसके कारण आंतरिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर तथा बाह्य क्षेत्र में विश्व शांति के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अब हम आते लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत और दृष्टिकोण क्या है। मार्क्सवादियों ने जनवादी लोकतंत्र, जिसे कहते हैं पीपुल डेमोक्रेसी, का समर्थन किया है, और मार्क्सवादी लोकतंत्र का मूल विचार कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स की विचारधारा में दिखाई पड़ता है, और इसे व्यवहारिक रूप लेनिन, स्टालिन, माओ सेतुंग आदि ने दिया है। तो लोकतंत्र का मार्क्सवादी सिद्धांत की मूल मान्यताएं हैं कि व्यक्ति की इस सिद्धांत की मूल मान्यताएं इस आधार पर है कि यह पूंजीवादी लोकतंत्र का क्या करता है, विरोध करता है। और पूंजीवादी लोकतंत्र राजनीतिक लोकतंत्र की इसने आलोचना की है। किस आधार पर आलोचना की है? ये मानता है कि जो पूंजीवादी लोकतंत्र, राजनीतिक लोकतंत्र है, यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर समाज के हितों की क्या करता है, उपेक्षा करता है।
तो ये आर्थिक दृष्टि से पूंजीवादी व्यवस्था है। ये सामान्य व्यक्ति के हित की नहीं बल्कि पूंजीपति वर्ग का हित का समर्थन करने वाली शासन प्रणाली है और ये धन के आधार पर कार्य करती है। तो लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की मुख्य मान्यताएं क्या हैं? ये मानता है कि व्यक्ति की तुलना में समाज का हित ज़्यादा है, समाज साध्य और व्यक्ति साधन है, और जनता का अर्थ केवल सर्वहारा वर्ग से लिया जाना चाहिए और इस वर्ग के हित में जो शासन प्रणाली है वही लोकतंत्र है। सर्वहारा की तानाशाही जनवादी लोकतंत्र है और लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ आर्थिक समानता और आर्थिक स्वतंत्रता है और इसका स्थापना तभी हो सकती है जब आर्थिक उत्पादन वितरण के सभी साधनों का समाजीकरण कर दिया जाए। और मार्क्सवादी लोकतंत्र सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, अतः ऐसे शासन में सर्वहारा वर्ग के एकमात्र प्रतिनिधि दल के रूप में केवल सम्मेलन दल ही पाया जाता है और इस दल का संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था पर एकाधिकार पाया जाता है। तो मार्क्सवादी लोकतंत्र के समर्थक मानते हैं कि वास्तविक और पूर्ण लोकतंत्र तो समाज की साम्यवादी व्यवस्था में ही पाया जाता है जो समाज को वर्गहीन और राज्यहीन अवस्था होगी। तो लोकतंत्र के मार्क्सवादी सिद्धांत की आलोचना निम्नलिखित आधारों पर की जाती है कि यह सामाजिक हित पर अत्यधिक बल देकर व्यक्ति की उपेक्षा करता है और सिद्धांत लोकतंत्र का अर्थ सर्वहारा की तानाशाही मानता है, जबकि लोकतंत्र न केवल सभी वर्गों का शासन होता है बल्कि सभी प्रकार की तानाशाही का विरोध भी होता है। और मार्क्सवादी लोकतंत्र का यह दावा खोखला है कि समाज के बहुसंख्यक सर्वहारा वर्ग का लोकतंत्र है, क्योंकि व्यवहार में साम्यवादी दल के माध्यम से सर्वहारा वर्ग पर विशिष्ट वर्ग की तानाशाही सिद्ध करता है और यह सिद्धांत राजनीतिक क्षेत्र में व्यक्ति की स्वतंत्रता और समानता का अंत करता है। अब लोकतंत्र का जो आखिरी सिद्धांत है वह है समाजवादी सिद्धांत है। तो लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत ये मानता है कि इस सिद्धांत के अनुसार ये माना जाता है कि जो लोकतंत्र का उदारवादी सिद्धांत है वो मार्क्सवादी सिद्धांत, उन दोनों के समन्वय से ये सिद्धांत बना है। ये उदारवादी लोकतंत्र में निहित व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता और मार्क्सवादी लोकतंत्र में निहित आर्थिक समानता के आदर्शों को एक साथ ही प्राप्त करना चाहता है। और लोकतंत्र का समाजवादी सिद्धांत लोकतंत्र के जिस स्वरूप पर बल देता है उसे प्राय लोकतांत्रिक समाजवाद भी कहा जाता है और यह सिद्धांत क्रांति और हिंसा के साधनों के स्थान पर विकासवादी और संवैधानिक साधनों में विश्वास करता है। यह सिद्धांत मानता है कि संसदीय व्यवस्था वाले उदारवादी लोकतंत्र के माध्यम से व्यक्ति की राजनीतिक स्वतंत्रता की रक्षा भी संभव है और इसके द्वारा आर्थिक समानता के आदर्श को भी प्राप्त किया जा सकता है। और आर्थिक समानता के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए लोकतंत्र के समाजवादी सिद्धांत के विभिन्न समर्थकों ने अनेक उपायों और साधनों पर विचार किया है, जैसे संसद कानून बनाकर बड़े आधारभूत उद्योगों का राष्ट्रीयकरण कर सकती है और उनके प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी को बढ़ा सकती है और प्रगतिशील कर प्रणाली लागू करके संपन्न वर्ग पर करों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है और इस प्रकार से प्राप्त राजस्व को निर्धन वर्ग के कल्याण पर खर्च कर सकती है और राज्य अर्थव्यवस्था के विकेंद्रीकरण और नियोजित विकास के लिए राष्ट्रीय योजनाओं का निर्माण कर सकता है। और सिद्धांत के समर्थकों का मत है कि राज्यों को अर्थव्यवस्था का ऐसा प्रबंध करना चाहिए जो साधारण नागरिक को सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करे और साधारण नागरिक की रोटी, कपड़ा, मकान, चिकित्सा और शिक्षा जैसी अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति के प्रयास करने चाहिए और राज्यों को समाज के कमजोर वर्गों, स्त्रियों आदि को कल्याण के लिए ऐसे सभी उपाय करना चाहिए जो सामाजिक न्याय की स्थापना में सहायक हो। तो ये सिद्धांत राजनीतिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता को परस्पर अनुपूरक मानता है और इसलिए इनमें से किसी भी एक की कीमत पर से दूसरे की प्राप्ति का समर्थक नहीं है। तो लोकतंत्र का जो समाजवादी सिद्धांत है उसको यूरोप के स्कैंडिनेवियन देशों में भी अपनाया गया है और आधुनिक काल में तीसरी दुनिया के विकासशील देशों में भी यह पर्याप्त लोकप्रिय रहा है। और लेकिन ये उल्लेखनीय है कि विकासशील देशों में भी इस सिद्धांत के उतना आशाजनक परिणाम नहीं निकले जितने की उम्मीद की गई थी और इसका प्रमुख कारण इन देशों की राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अयोग्य नौकरशाही, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि आदि को हम इसका कारण मान सकते हैं। और वर्तमान काल में विश्व स्तर पर आर्थिक उदारवाद के लहर ने भी इस सिद्धांत के प्रभाव को सीमित किया है। धन्यवाद।